हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि प्रतिदिन इस सेशन के अंदर हम राजस्थान जीके के उन क्वेश्चनों को शामिल करते हैं जो कि अभी आपके हाल ही जो एग्ज़ाम हुए हैं 25 के अंदर, उनमें जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को, क्योंकि आपके जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा खास रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं। ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है आपसे, मेवाड़ की जो पारंपरिक टोपी है को क्या कहा जाता है। टोपी सिर ढकने का एक वस्त्र होता है, तो मेवाड़ की जो पारंपरिक टोपी है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कांचली, बी है कुल्हा, सी है टोपी, डी है साफा या पगड़ी। तो आप कहेंगे सर, मेवाड़ की जो पारंपरिक टोपी है यानी सिर ढकने का जो वस्त्र है उसे आप कहते हैं साफा या फिर पगड़ी। पगड़ी आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का सूचक है। एक बार तो ये भी पूछ लिया गया है एग्जामिनर द्वारा कि हमारे राजस्थान के अंदर निम्न में से प्रतिष्ठा, मान, सम्मान का सूचक है, याद रखिएगा पगड़ी। पगड़ी जिसे आप अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कहीं पर आप पाग कह देते हैं, कहीं पर आप साफा कह देते हैं, कहीं पर आप पोत्या कह देते हैं, और आदिवासी क्षेत्रों के अंदर आप इसे फेंटा भी कह देते हैं। बाकी ये एक याद रखिएगा, सिर ढकने का क्या होता है, वस्त्र। आभूषण और वेशभूषा जब आप पढ़ते हैं तब प्रमुख रूप से आप पढ़ते हैं। ये जो पगड़ी है, याद रखिएगा, इस पगड़ी को सजाने के भी बहुत सारे आभूषण होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे पगड़ी सजाने के आभूषण है, सिरपेच है, तूरा है, आपके कलंगी है, ये याद रखिएगा, ये आपके क्या है, जैसे मोड़ वगैरह, ये सारे सारे याद रखिएगा पगड़ी सजाने के क्या होते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण। इसमें भी दो प्रकार के और विशेष महत्व की चर्चा करेंगे। एक तो आपको पूछा जाता है कि विवाह के अवसर पर निम्न में से कौन सा साफा पहना जाता है, तो आप कहेंगे सर मोटला। एक आपको पूछा जाता है कि निम्न में से दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो आप कहेंगे सर मदिल। तो पगड़ी से संबंधित इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि अटपटी जो पगड़ी है, अटपटी पगड़ी जो कि आपके ईरानी शैली में है, निम्न में से कौन सी रियासत से संबंधित है, तो याद रखिएगा मेवाड़ से संबंधित है। मेवाड़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो पूछा गया इसका राइट आंसर है डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुशीर वाद्य यंत्र है। देखिए, वाद्य यंत्र चार प्रकार के आप पढ़ते हैं, तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर या हवा के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। अब ऑप्शन है कामायचा, ऑप्शन है ढोल, ऑप्शन है पुंगी और ऑप्शन है मोरचंग। आप कहेंगे सर, यहाँ पर जो सुशीर वाद्य यंत्र है वो है पुंगी। पुंगी या जिसे आप कहते हैं बीन। कई बार तो ये भी पूछा जाता है कि पुंगी या जो बीन है, निम्न में से वाद्य यंत्र किस जाति या जनजाति से संबंधित है, तो याद रखिएगा प्रमुख रूप से कालबेलिया जाति जो है इनका वाद्य यंत्र है। कालबेलिया जाति आप सब जानते हैं, हमारे राजस्थान की एक ऐसी जाति है जो सांपों को पकड़कर अपना जीवन यापन करती है। सांपों को पकड़कर अपना जीवन यापन करती है, अपना जीवन यापन करती है। और कालबेलिया नाम आ गया है, तो कालबेलिया नृत्य आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जिसे अमूर्त रूप से 2010 के अंदर किसमें शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में। और अभी हाल ही में आपको पता ही है, कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो, बहुत ज़्यादा चर्चा में, मतलब इनकी जीवन कथा
जो है वो चर्चा में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कालबेलिया जाति, याद रखिएगा नृत्य, और कालबेलिया जाति के नृत्यों की यदि हम चर्चा करें तो कालबेलिया जाति के 4 नृत्य आप पढ़ते हैं। एक तो है संकरिया नृत्य, एक है आपके पणिहारी नृत्य, एक है आपके बांगड़िया नृत्य, और एक है आपके, याद रखिएगा, इडोनी नृत्य। तो ये कालबेलिया जाति के क्या है, 4 नृत्य भी आप पढ़ते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा पुंगी या फिर बीन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए ये 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्या कह रहे हैं देखिए। पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवता में से किसकी पूजा मुसलमान जो है वो रामसा पीर के रूप में करते हैं। देखिए, जब आप लोक देवता टॉपिक पढ़ते हैं तब इसमें एक शब्द पढ़ते हैं पंचपीर। कौन सा शब्द पढ़ते हैं, पंचपीर। पंचपीर का मतलब होता है ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदुओं के साथ में, याद रखिएगा, मुसलमान भी करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, पंचपीर। और हमारे राजस्थान में ऐसे 5 पीर हैं। उनसे संबंधित एक कहावत भी है, एक दोहा भी आप पढ़ते हैं कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया महा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहां। मतलब पंच पीर कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से शामिल नहीं है, और जो शामिल नहीं है उसमें अक्सर क्वेश्चन आता है तेजा जी, क्योंकि वो पंच पीर में नहीं आते। वो मारवाड़ के प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक देवता है, लेकिन पंच पीर में शामिल नहीं। तो पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, और याद रखिएगा मंगलिया मेहा जी, ये 5 आपके क्या हैं, याद रखिएगा, पंचपीर। मंगलिया मेहा जी पंचपीर हैं। यहां पर कह रहा है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको मुसलमान रामशाह पीर के नाम से पूछते हैं, तो आप कहेंगे सर रामदेव जी। और याद रखिएगा रामदेव जी हमारे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक है, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक। पर जैसे आपको पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा शहर सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना गया है, तो आप कहेंगे सर अजमेर। ऐसे कैसे पूछा जाता है कौन से लोक देवता हैं, तो याद रखिएगा रामदेव जी। रामदेव जी जिनकी जन्मस्थली जो है वो आप सब जानते हैं उड़ू काश्मीर है, उड़ू काश्मीर, जो कि आपके शिव तहसील बाड़मेर, बाड़मेर जिसे आप थार नगरी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे जितने भी आप लोक देवता पढ़ते हैं इनमें से एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो एक कवि भी थे, उनकी एक रचना भी है 24 बणिया, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कजली तीज जो त्योहार है या महोत्सव विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है। देखिए, तीज की बात आती है तो अक्सर मैं चर्चा करता हूं कि तीज महोत्सव जो है वह राजस्थान में 2 तीज है। कौन सी, एक तो है आपरे छोटी तीज और एक है, याद रखिएगा, बड़ी तीज। छोटी तीज जो है वो आती है श्रावण माह में, और ये आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। बड़ी तीज जो है ये आती है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। छोटी तीज जो है, याद रखिएगा, इसे आप कहते हैं हरियाली तीज, और बड़ी तीज जो है इसे आप कहते हैं कजली तीज। छोटी तीज जो है ये प्रसिद्ध है आपके कहाँ की, जयपुर की। बड़ी तीज जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की। ये लीजिए, अब जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप इसका आंसर दे दीजिए। आपको क्या पूछा, आपको पूछा कजली तीज। कजली तीज बड़ी तीज है,
और बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सर बूंदी की। तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन ध्यान रखें। हरियाली तीज, छोटी तीज, श्रावणी तीज भी कहते हैं क्योंकि श्रावण माह में आती है, तो ये भी खास है जयपुर की और ये है बूंदी की। ठीक है, आगे लीजिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो आपके सामने है राजस्थान में उस्ता कला। कौन सी कला के बारे में बात हो रही है? बात हो रही है उस्ता कला। उस्ता कला का मतलब आप सब समझ गए हैं कि ऊंट की खाल पर स्वर्णिम या फिर सोने की जो चित्रकारी की जाती है उसे आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा उस्ता कला। ठीक है भाई, जैसे ये पानी की बोतल है, इस बोतल पर आपके ऊंट की खाल चढ़ा देते हैं और उसके बाद में फिर चित्रकारी करते हैं, उसे बोलते हैं आप क्या? उस्ता कला। उस्ता कला जो है वो कहाँ की फेमस है? याद रखिएगा बीकानेर की। इस कला का एक और भी नाम है, इसे आप बोलते हैं मुनवती कला। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? मुनवती कला। उस्ता कला के कौन से कलाकार हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, वह है आपके हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता, जिनको 1986 के अंदर क्या दिया गया है? याद रखिएगा, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है उस्ता कला के लिए। उस्ता कला के जो कलाकार हैं वो उस्ताद कहलाते हैं और इस परिवार को बीकानेर में संरक्षण देने का कार्य जिस महाराजा द्वारा किया गया है वह है, याद रखिएगा, अनूप सिंह। किसके द्वारा है? अनूप सिंह द्वारा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, और इसी कला से संबंधित एक सेंटर भी है। पूछा भी जाता है कि केमल हाइड टर्निंग जो सेंटर है वो आपके निम्न में से कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बीकानेर। ये भी पूछा जाता है आपके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए। चलिए आगे बढ़ते। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर, बीकानेर। क्लियर? आगे लीजिए अगले क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। अच्छा, ये लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान में घाघरोण किले का निर्माण करवाया था। जो घाघरोण किला है उसका निर्माण किसने करवाया? देखिए, ये जो घाघरोण किला है ये आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर झालावाड़ में। ये जो घाघरोण किला है ये हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध ओदक दुर्ग है। ओदक दुर्ग जिसे आप कहते हैं जल दुर्ग, क्योंकि घाघरोण का किला जो है वो आप जानते हैं कि आहू और कालीसिंध नदियों के क्या है? संगम पर बना हुआ है। और ये भी किला जो है ये बिना नींव का है, याद रखेंगे। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आप ये जरूर पढ़ते हैं कि घाघरोण का जो किला है वो डायरेक्ट बना हुआ है डंग घंगधर उच्च भूमि पर। और जियोग्राफी की दृष्टि से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे राजस्थान में कौन से जिले का भूभाग जो है वो डंग घंगधर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो है झालावाड़ में। याद रखिएगा। इस घाघरोण किले के अन्य नाम भी आप पढ़ते हैं, जैसे इसे डोडगढ़ कहते हैं, डोड परमारों द्वारा निर्मित है। इसे आप धुल्लरगढ़ भी कहते हैं और एक नाम और भी आप पढ़ते हैं, इसे आप जालिम कोट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो परकोटा है वो आपके जालिम सिंह द्वारा बनाया गया। लेकिन यहां पूछा है कि इसका निर्माण किसने करवाया है? तो ऑप्शन नंबर जो है वो है बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, बीजल देव। ठीक है, अगली बात, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने वो ये रहा कि राजस्थान के करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर केला देवी। याद रखिएगा कहां पर है? करौली। और इनका जो मेला है वो कहलाता है लक्खी मेला। और लक्खी मेले का मुख्य आकर्षण यदि आप पूछेंगे तो आप कहेंगे सर वही है जो केला देवी के भक्तों द्वारा
वो है लांगूरिया, याद रखिएगा। तो लांगूरिया आकर्षण है लक्खी मेला, किसका लक्खी मेला? केला देवी। कहां पर है? करौली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखिए अगला ये रहा आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे, देखिए कि वालर नृत्य जो है वो राजस्थान के सिरोही क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए यहां पर जिस नृत्य की बात हो रही है वो है वालर, और वालर नृत्य आप सब जानते हैं बहुत खास है। इसकी बहुत सारी बातें एग्जामिनर पूछता है, कई बार तो ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो वालर नृत्य के बारे में सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले वालर नृत्य क्षेत्र पूछे तो सिरोही, क्योंकि वालर नृत्य सिरोही में जिस जनजाति द्वारा किया जाता है वो है ग्रासिया, क्योंकि ग्रासिया जनजाति का घूमर है, ये याद रखिएगा, ग्रासिया जनजाति। वालर नृत्य जो है ये एक ऐसा नृत्य है जो महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, याद रखिएगा। पहली बात तो एक तो बात ये हो गई कि सिरोही क्षेत्र का है, दूसरा ग्रासिया जनजाति का है, तीसरी बात महिला व पुरुष मिलकर करते हैं, चौथी बात ये बिना वाद्य यंत्र का है, याद रखिएगा। ऐसा नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र का होता है, ये इसकी चौथी खास बात। पांचवी बात याद रखिएगा, सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। भाई जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में सबसे तेज गति से जो नृत्य करते हैं वो तो है आपके कच्छी घोड़ी नृत्य, लेकिन सबसे धीमी गति से जो नृत्य किया जाता है वो है आपके कौन सा? वालर नृत्य, जिसे गरासियों की क्या बोलते हैं? घूमर। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है? सी इज करेक्ट। अच्छा, पुरुषों द्वारा याद रखिएगा हाथ में कपड़ा, रुमाल या फिर छाता लेकर नृत्य किया जाता है। तो ये वालर नृत्य की खास खास बातें हैं, 4-5 जरूर ध्यान रखें। ठीक है, आगे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर क्षेत्रों की लोक नाट्य शैली है? बताइए कौन सी जो है वो इन क्षेत्रों की लोक नाट्य शैली रही है? लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर क्षेत्रों की बात हो रही है। ऑप्शन में देखेंगे तो जयपुरी ख्याल है, कुचामणी ख्याल है, हेला ख्याल है और तूरा कलंगी ख्याल है। आप कहेंगे सर जयपुरी ख्याल जयपुर की है, कुचामणी ख्याल कुचामण की है, तूरा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ में नींबा हेड़ा घोसुंडा इन क्षेत्रों की है। बचा ऑप्शन एक ही है, वो है हेला ख्याल। हेला ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है, याद रखिएगा, हेला शायर। हेला का मतलब होता है लंबी आवाज देना, लंबी आवाज। ठीक है, याद रखिए, ये लंबी आवाज दे देकर शायरी क्या करते थे, इनकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी, लेकिन देखिए इनके नाम से वहां के क्षेत्र की ख्याल प्रसिद्ध है, हेला ख्याल, हेला शायर की। ऑप्शन नंबर क्या है? याद रखिएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य जो है वो आपके महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था? रम्मत। आप कहेंगे सर रम्मत की आप बात करते हैं तो रम्मत तो पश्चिमी राजस्थान की है, जैसलमेर में शुरुआत हुई, वर्तमान में प्रसिद्ध बीकानेर की है। फिर है तमाशा। आप कहेंगे सर ये राजधानी है। तमाशा जो है याद रखिएगा कहाँ का लोकनाट्य है? जयपुर का लोकनाट्य, जिसकी शुरुआत किसके समय हुई है? याद रखिएगा प्रताप सिंह के शासनकाल में। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन। एक तो जयपुर का तमाशा है और एक जयपुर के अंदर आप पढ़ते हैं जयपुरी ख्याल। ठीक है, आगे अगला है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जो है वो जैसलमेर में स्थित है? देखिए जैसलमेर की जब बात होती है तो 3 प्रकार के बहुत ही खास हवेली, एक तो आपके पट्टुओं की हवेली आप पढ़ते हैं, एक आप नतमल की हवेली आप पढ़ते हैं, और एक आप पढ़ते हैं सालिम सिंह की हवेली। याद रखिएगा जैसलमेर में 3 प्रसिद्ध हवेलियां आप पढ़ते हैं,
पट्टुओं की जो हवेली है ये याद रखिएगा विश्व प्रसिद्ध है नक्काशी और पत्थरों की जाली और कटाई के लिए। ये 5 मंजिला है, याद रखिएगा। इसका जो निर्माण है वो सेठ घुमानचंद बाफना ने करवाया है। कौन है? सेठ घुमानचंद बाफना। नतमल की जो हवेली है इसके जो कारीगर हैं वो है, याद रखिएगा, लालू वे हाथी। और कहते भी हैं कि नतमल की हवेली वे हवेली है जिसके कारीगरों के हाथ जो है वो ताजमहल के समान काट दिए गए थे। तो ये नतमल की हवेली, इसमें किसी भी शिल्प या कला का दोहराव नहीं है, शिल्प का दोहराव नहीं है, मतलब एक प्रकार की डिजाइन वापस नहीं है। और सालिम सिंह की हवेली को आप नौखंडी हवेली कहते हैं क्योंकि ये 9 खंड में थी, हालांकि वर्तमान के अंदर ये 7 खंड की ही है, 2 खंड ऊपर से उतार लिए गए। तो यहाँ पूछा गया जैसलमेर में स्थित है, तो आप कहेंगे सर पट्टुओं की हवेली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जहाँ पर हमने इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत खास होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहिए, तैयारी में व्यस्त रहिए और लगातार अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से जारी रखिए। मिलते हैं, धन्यवाद आप सबका।